पीजीएफ और पीएसीएल के समितियों को, तमाम जांच एजेंसियों को मदद करते हुए हर ग्राहक का 5-5 पैसा दिलाने के लिए वचनबद्ध है। साथियों, इस दौरान यहां लड़ाई इंटरनल चल रही थी। 20 तारीख की मीटिंग हुई, दानगढ़ जी ने दिल्ली में मीटिंग रखी। मैंने डायरेक्टली टू बी फ्रैंक बोला है उनको, सब ये साथी थे वहां, कि आप मदद कर रहे हो एमडी पीएसीएल सुखदेव सिंह की, जो पीएसीएल का 5 पैसा भी देने की इच्छा नहीं रखता। आप मदद कर रहे हो गुरमीत सिंह और भट्टाचार्य की, जिन्होंने पहले सैकड़ों कंपनियां गबन कर करके लोगों का पैसा हड़प कर रखा है। मैं मदद कर रहा हूं भंगू साहब की और उनके परिवार की, जिसने गोल्डन फॉरेस्ट का पैसा लौटाया, गोल्ड माइन का पैसा लौटाया, एवरग्रीन और नीलगिरी कंपनियों का पैसा जिस व्यक्ति ने लौटाया हो, मैं उस व्यक्ति की सपोर्ट और मदद करता हूं, क्योंकि वही एक ऐसा संगठन, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी गोत है जो हमारे ग्राहकों का पैसा भी वापस करेगी। साथियों, ये सच्चाई है। सब लोगों ने उन लोगों की मदद करी जो एंटी भंगू साहब परिवार चले। वो डायरेक्टर जो हमेशा विरोध में रहे, पंजाब का प्रपोजल उन्होंने नहीं होने दिया। पीएसीएल ने जो प्रपोजल दिया भंगू साहब की अंडरटेकिंग के साथ कि हमें 2 साल का टाइम दिया जाए, हम ग्राहकों का पैसा लौटाएंगे, जो पैसा 2018-19 में हमारा वापस आ जाना चाहिए था, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आया कि पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह हैं, डायरेक्टर उसके दोस्त थे जो खा पी करके आज जाके विदेशों में बैठ चुके हैं। कहाँ है पीएसीएल के डायरेक्टर? थोड़ी देर पहले एक सीनियर साथी बोल रहे थे कि पीएसीएल के मैनेजमेंट की भी मदद ली जाए। आ जाओ पीएसीएल की मैनेजमेंट सामने मेरे, आप ले लो पीएसीएल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी। कहाँ है पीएसीएल? कहाँ है मैनेजमेंट? एकमात्र व्यक्ति आज भी है साथियों, और वो बरिंदर कौर भंगू है, जो ग्राहकों की मदद कर सकती है और पैसा दिला सकती है। मोहाली में 3200 एकड़ जमीन जिसकी कलेक्टर वैल्यू 9,500 करोड़ है। पंजाब के सिर्फ 3 प्रोजेक्टों पे 2017 में पंजाब गवर्नमेंट 10,000 करोड़ दे रही थी, और वो कह रहे हैं कि पूरे पंजाब का हम कितना दे देंगे? 2500। क्यों भाई, क्यों? उस चीज का पूरा विरोध करने अगली डेट पे मैं और मेरा संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम सीधा स्टैंड लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑक्शन होनी है उस ऑक्शन में बेचें, जो मैक्सिमम प्राइस दे उस ग्राहक को आप प्रॉपर्टी दें, और पंजाब से तकरीबन 18 से 20 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और ग्राहकों को पैसा वापस दिलाएंगे। मैं यहाँ कोई संगठन बनाने नहीं आया, आपको कोई पद देने नहीं आया, आपको कोई पदाधिकारी बनाने नहीं आया। आज तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में, मैं गुजरात में भी जाता हूँ, मीटिंगें कई हैं, मैंने महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मैंने कभी किसी कस्टमर को ये नहीं कहा कि आप दिल्ली आ जाना, बम्बई आ जाना या चंडीगढ़ आ जाना। मैंने कभी उनको ये भी नहीं कहा कि कभी मेरे से मिलने भी आ जाना ना। किसी व्यक्ति को, किसी साथी को परेशान मैं नहीं करूँगा। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। हर ग्राहक के 5-5 पैसे को वापिस पल्स ग्रुप में से दिलवाएंगे। कोई सोसाइटी हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, हर चीज़ में हम काम कर रहे हैं। पीजीएफ की कमेटी को भी बाकायदा मैंने लेटर लिख दिया है कि पीएसीएल 50,000 करोड़ का मामला है, 1,000 करोड़ रुपए उसने बांटे हैं, आपका 250 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ अकाउंट में पड़े, बांटो। कम से कम पीजीएफ के ग्राहकों का तो पैसा वापस आए। की बात होती है। कभी तो मैंने गुड्डू भाई आपसे भी फोटो हमने खिंचवाई है। 2 आदमी है, क्योंकि तीसरा आदमी नहीं मिला तो बंद नहीं किया। जो संघर्ष बंद नहीं करता है उसकी विजय आज नहीं तो कल प्रभु देखते हैं। आज वही आशा की किरण हमको कहीं न कहीं मंदिर कांगना में नजर आई है। आप सब लोगों के बीच में आए, और जो भी प्रश्न हो वो मेरा निवेदन है, अगर किसी का एक प्रश्न का उत्तर अगर इन्होंने दे दिया तो वो पुनः न प्रश्न करें। अगर एक प्रश्न हो गया तो दोबारा वो प्रश्न। सभी लोगों का मैं नमन करती हूँ, और हमारे बीच हमारे मसीहा या कहते हैं हमारे सुचिंतक मनदीप काजला जी,
जो हमारे लिए एक उम्मीद की कड़ी बन के अवतरित हुए हैं। और हम उनको क्या कहें, हमें इस कलंक से निजात दिलाए, इस कलंक से निजात दिलाए कि अपने ही नजरों में कभी सांस से मैं अपनी नजरें उठा के चलती थी कि मैं पर्स निवेशक हूँ। और शायद जो सपने देखे थे, लगता था मैं तो इन्वेस्टर से घूमूंगी, लेकिन शायद वो पता नहीं क्या था, हम बता नहीं सकते। लेकिन अब से इतनी उम्मीद है कि जो कलंक लगाए सर वो उतार दीजिए। अपना पैसा मिले ना मिले मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का जो निवेश किया है क्या क्या नहीं, हम लोगों को सदमा दिया जाता है। और बहुत ही खुशी होती है, मेरे सीनियर यहाँ सभी बैठे हैं जिन्होंने बहुत उस मार्ग पर चलते हुए आज काफी हद तक सफलता मिली है। और हो सकता है कि अति शीघ्र सबको कब्जा भी मिले और जगह भी मिले। काजला जी ने मेरे को वो राह दिखाई है और इसके संबंध में जितनी भी मैंने मदद मांगी है, तन से, मन से, उसके साथ धन से, वो काजला जी ने मेरे को उपलब्ध कराई है। आज भी आए तो कुछ तोहफा मेरे लिए लेके आए, जो मेरे लिए और सब निवेशकों के लिए अनमोल है। वो इसके लिए हम काजला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। विकास त्रिपाठी का सहयोग अगर न होता तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन विकास त्रिपाठी जी ने मेरे लिए भगवान के तरीके से अवतरित हुए और उन्होंने सारा रास्ता दिखाते हुए आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाया कि आज मैं यहाँ मंच पे बैठ के अपनी भगवान जी और सती जी ने हमको इसमें जोड़ा था। मैंने इस प्रश्न में बहुत तन मन धन से काम किया और कम से कम सिर्फ मेरा पर्सनली 25 लाख रुपए मेरा पर्सनली फंसा हुआ है और 7 प्लाट मैंने ले रखा, एक फार्म हाउस ले रखा है। वो मेरा पूरा पैसा अभी पर्स से फंसा हुआ है और ये मोहन आर्डर में मैं प्लाट दिया गया था। इसलिए मैं अपने आग्रह करता हूँ, इतनी भारी रकम जो है मेरी फंसी हुई है तो कई साल होगा मेरे पास होता सकता है, यूज कर सकता था। इसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो हमारा आप लोग के किसी भी तरह से साथ हम निवेदन करते हैं कि हम त्रिपाठी जी के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, 10वीं रोज दिल्ली में दिन बिताए, रातें बिताई, भरे पानी में और बरसात में बैठे रहे वहाँ दरियों पर। पहली लड़ाई लड़ी थी बुलंदा कदम, वो भी पीछे हट गई, कहीं नहीं कोई नहीं दिखाई देता है। एक महेंद्र सिंह जानगढ़, उनका भी हम लोगों ने बहुत साथ दिया, विकास त्रिपाठी के बैठे। अब लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आजाद, जो सब कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अक्सर धरना प्रदर्शन दिल्ली में करते हैं, रामलीला मैदान में करते हैं, हम लोग बराबर जाते, त्रिपाठी जी भी आते। ऐसी कोई जगह नहीं जाते त्रिपाठी जी और हम ना गए कोई भी लड़ाई में। IAF संगठन था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत चंदा वगैरह सब दिया, लेकिन वो भी पीछे हट गए, कोई भी नहीं लड़ाई लड़ रहा है। अब आदरणीय काजला साहब आए हैं, हम इनसे निवेदन करते हैं अन्य की तरह हमारा भी परेशान, क्योंकि आप जैसे लोगों का यहाँ पे दर्शन हुए, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि कम से कम आज हमारे साथ में बैठे हैं और कंधे से कंधा मिला के, जैसा फोन पे कहते थे, चाहे आप शर्मा जी हो चाहे शुक्ला जी हो। हालांकि देखो, क्योंकि हम बेटे हैं, मैंने सदैव कह दिया है कि मैं लड़ूंगा भी, कहूँगा भी, क्योंकि आपका बेटा हूँ। मैंने चच्चू से कहा था, चच्चू आप अपना गेस्ट हाउस दे दीजिए, क्योंकि ज़मीन में बैठते बैठते हमको 10 साल हो गए। चच्चू ने कहा मैं तारीफ बताता हूँ बेटा, क्योंकि उनकी हंसने की आदत है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मेरे चच्चू जब हंसते हैं दिल तार तार हो जाता है। पर चच्चू ने अभी तक तारीख नहीं बताई। नहीं, मेरा ये लक्ष्य था कि हम एक बार अपने चच्चू के यहाँ सब लोगों को बैठा लें और वहीं पे गेस्ट हाउस इसी बहाने सब लोग देख लेंगे, क्योंकि व्यापार है, क्योंकि आज सभी लोग बेरोजगार हैं, तो एक दूसरे के द्वारा बुकिंग भी मिलती रहेगी। ये होता है ना कि भाई जान पहचान की यशोधनगर में क्या हमारा सोच थोड़ी ऊंची है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। भाई लड़का है, हरदम सूप में ना बैठे रही, कभी तो बड़ा हुई, ये तो भी समझो। तो आज हमारी खुशी इस बात की है कि हमारे पिता तुल्य सभी चाचा लोग आए और अपना आशीर्वाद दिया, और जो भी हमारे पीड़ित साथी आए, मनदीप काजला हो या ना हो, मैं दावा कर रहा हूं भुगतान मैं लेकर आऊंगा। मैं
उसका बेटा हूं, जिसका दिया जलता था उसका नाम ही प्रकाश था, और कृष्ण जन्म के दिन ही उनका जन्म हुआ था। उनका नाम स्वर्गीय प्रकाश नारायण त्रिपाठी था। जब उन्होंने हमको लगाया था 1994 में, तो उन्होंने कहा था बेटा ईमान की खाना और नीति और नियत साफ रखना। आज उस कलंक को मिटाने के लिए, क्योंकि मेरा कोड 2004 में कैंसिल हो गया था, जब धर्मेंद्र गुप्ता जी से कहा सुनी हो गई थी। मैं एजेंट नहीं था, काम खत्म हो गया था 2004। मैं एक निवेशक था और आज भी निवेशक हूं, पर आज अपने पैसे के लिए नहीं, उन सभी पिता तुल्य जो हमारे चाचा हैं, मेरे पिता जो स्वर्ग लोक में हैं, उनके जो मत्थे पे कलंक लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए मनदीप काजला जी एक उम्मीद की किरण जगी लगी, इसलिए मैंने इनको कानपुर में बुलाया है। आप लोग भी सुने और उसके बाद में अगले एतवार को निर्णय दें कि साथ दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि ठोकरें सब लोगों ने खाई है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। ये देखिए संगठन के प्रधान अध्यक्ष है, अच्छी बात है, पर कल जब हमें AISO में जुड़े थे 2016 में, ठोकर मिली कि नहीं मिली? चंदेल जी बैठे हुए प्रदेश के अध्यक्ष AISO संगठन के, चंदेल जी उन्नाव से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, स्वागत है उनका कानपुर की धरती में। पर वहां से ठोकर मिली, क्या मिली? बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जैसा मनदीप काजला जी सुप्रीम कोर्ट का वीडियो तक भेजते हैं, वहां से एक पन्ना नहीं मिलता था। वो संगठन ने हमारे साथ में छल किया, कपट किया, धोखा दिया, करोड़ों रुपए का चंदा लिया हम लोगों के पीड़ितों से, मरे मुर्दे से। पंडा होता है ना, मरे हुए व्यक्ति से पैसा लेना। आज हम लोग मरे हैं, केवल जिंदा लाश है, उनसे पैसा लिया गया। उसके बाद में भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच बनाया गया। उसके बाद में भारतीय लोक सेवा दल बनी, जिसमें हमारे ही लोग कांग्रेस, भाजपा, सपा सब लोग इधर उधर हो गए कि राजनीति में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। उसी काल में हमको चुनाव भी लड़ा दिया गया, और ये बड़ा साला दुर्भाग्यशाली हो गया कि चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़ने से क्या हुआ कि आज की डेट में पीड़ित तो है ही है, उससे ज़्यादा समाज सेवी हो गए। क्या भैया, ट्रांसफार्मर फूक गया है, नाली जाम हो गई है, सड़क टूट गई है, मतलब ये समस्याएं भी आने लगी। कोई बात नहीं, जो मिले उसको स्वीकार करो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, और स्नेह और प्रेम आपको मिलेगा, ये मुझको विश्वास है। कहीं ना कहीं हमको सब लोग जुड़े और इंसाफ की आवाज महेंद्र दानगढ़ जी से जुड़े, उनके साथ में लगते गए। पर 2018 में हमको शशि दिमांग जी मिले थे। ये 2018 में, इनको मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं ज़मीनी व्यक्ति हूँ। मेरे पहनावे पे ना जाना, मेरे दिल पे जाना। अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे दिल से करना, कपड़ों से ना करना। इनसे मुलाकात जब हुई तो इन्होंने रामलीला मैदान 2018 में रामलीला मैदान में हम लोग जब उनके साथ में अन्ना हजारे जी के साथ में अनशन पे थे, तो इन्होंने कहा था विकास जी हम आया हूं, पर मेरा मार्ग ये नहीं है। क्या मार्ग है? मेरा लीगल का है, और मैं 2 या 3 साल में इसकी आपको रूपरेखा बता दूंगा। 2021 में कोरोना काल के बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पर अपना दाखिल करा दिया मुकदमा। आज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के तहत पूरी प्रक्रियाएं हम लोगों तक आ रही हैं। वही उम्मीद की किरण से आप लोगों के बीच में इनको लेके आए हैं। बस मेरा एक ये है कि कंधे से कंधा मिला के ये भी चले, और कंधे से कंधा मिला के हम सब भी इनके साथ में चलेंगे। इस बात की अभी शपथ होगी, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की कमेटी भी आपके द्वारा बनाई जाएगी, और जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। इसी के साथ में मैं पुनः अपने जो मेरी हर रविवार की बैठक में आ रहे हैं साथी, क्योंकि तन से, मन से और धन से हरदम सहयोग करते हैं, क्योंकि चाय के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। मैं उनको अभिनंदन करता हूं इनका, कि जिन लोगों ने आज यहाँ पे ये बनाए रखा, और इस बिल्डिंग की सुरक्षा देख रेख सदैव हम लोग करते रहे। अभी बीच में नाम हटा दिया गया था, हम लोगों ने बैनर भी लगाया है, चच्चू हम लोगों ने बैनर भी लगाया, ठीक। तो कहीं ना कहीं सहयोग से ये प्रक्रियाएं होती हैं। ये बैनर बन रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, तो ये सब रूपरेखाएं हम लोगों की तैयार होती रहती हैं। इसीलिए 10-20 रुपए लिया जाता है, परंतु कुछ हमारे सीनियर
हमारे बीच के लोग कहते हैं वो तो अपना परिवार चला रहा है। अरे परिवार, जितने में तुम्हारा परिवार नहीं चल रहा उतने में तो हमारी दवाई जा रही है, खर्चा में हो रही है। खर्चे के दूर की बात है, केवल दवाई का पैसा जा रहा है हमारी वाइफ के ऊपर। फिर भी हम डटे नहीं, हम हटे नहीं और लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे बीच में पीएन साहू आ गए, जिन्होंने पिताजी को जोड़ा था। ये लगते तो भांजे हैं, पर मालूम है इन्होंने कंस वाला काम कर दिया। कहते हैं पिल जा बेटा, देख लेंगे। देख तब आ रहे हैं जब 1-1.5 घंटा में मीटिंग समाप्त होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद रखेंगे कि अगर जोड़ा था तो कम से कम जोड़े रखो, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ रखा है। यहाँ पे कोई हमारा जूनियर नहीं है। कोई है भैया हमारी टीम का? सही बताइए भैया, क्या नाम है? इकबाल नहीं, हाँ? मुबारक अली थाने से फोन किया आपने? रामनारायण बाबू जी कहाँ गए? चाचा डेरापुर से आपके भांजे ने फोन किया? क्यों किया? कौन है हम? विकास त्रिपाठी कौन? कोई अधिकारी है? कोई चपरासी है? कुछ नहीं है हम। क्यों हमको याद किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे 10 साल से बैठ रहे हैं, अगल से बगल तक यहाँ कोई अपनी बिना मेरी मर्जी से, ये 75% हिस्सा है। क्यों चच्चू भैया, मनोज भैया, सभी लोग, आप सब लोगों के सामने 2004 में हमारे भंगू साहब ने फीता काटा था। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारे पैसों से है, हमारी यहाँ पे जान जाएगी तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे, भुगतान लेके रहेंगे। ये मेरा दावा है और मैं चाहता हूँ मुझको ढोली घाट में नहीं, मुझको मैं ढोली घाट में ना चलाना। मेरी आप सब लोगों से, क्योंकि मेरे साथ में नसीम भाई हुए, चाहे आलम भाई हुए, चाहे अलखाज हुए, इस्माइल भाई हुए, सभी लोग मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि यहीं पे मेरी कब्र बना देना, मेरी कब्र बना देना। एक लोगों का भुगतान के लिए लड़ना है हमको, एक लोगों के भुगतान के लिए। जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद मंचासीन सभी सहयोगी साथियों एवं आए हुए सभी हमारे गलत बात है दोस्तों। आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में जो साथ देने के लिए काजा साहब हरियाणा से पधारे हुए हैं, मैं उनका बार वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग भी काजा सर के साथ कंधे से कंधा जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर जो भी सहयोग कर सकते हैं, सहयोग का मतलब आप खड़े रहें। दोस्तों, संगठन की ताकत, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जानते भी हैं, संगठन की ताकत संगठन का कार्यकर्ता होता है। अभी जो विकास जी हमारे भावुक हो गए, कारण क्या है? मैं धन्यवाद देता हूं उस लड़के को जो कम से कम आज 11-12 बरस से एक दीपक तो जला रहा है, लेकिन साथ ही दुख की बात यह है दोस्तों कि साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी आज बहुत ही बधाई का पात्र है। जैसा कि अपने शब्दों में उस व्यक्ति ने बोला, जितने संगठन आए, संगठन बहुत से हैं, सभी संगठनों से जुड़ा, सभी संगठनों को जो कर सकता था, एक परेशान व्यक्ति क्या कर सकता है? जो आया, जिसने अपनी बात बताई, चल दिया, निश्चित ही उसके साथ धोखा हुआ है। उसके साथ मतलब हम सब लोगों के साथ धोखा हुआ। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे त्रिपाठी जी को, जो कि अपना दीपक आंधी आए तो खाना है, कुछ आए जलाते रहे। चारों तरफ से झंझावात आने के बाद भी अब ये जरूर है कि देखिए, हमको इस पर विचार करने की जरूरत है। आज भी हर आदमी के अपना दिमाग है, सबका उद्देश्य यही है कि हमारा पेमेंट हो। और जब हम उस दिशा से भटकते हैं, वहीं पर दिक्कत पैदा हो जाती है। कारण कुछ भी हो, उस पर हम नहीं जाएंगे। जितने भी एसोसिएशन बने, यूनियन बने, सब ने अपना अपना रोटी सेका।
और उद्देश्य से हम भटके। जब हमारा उद्देश्य एक है पेमेंट करने का, तो फिर तरह तरह के अलग यूनियन, अलग झंडा, अलग बैनर, ये कहाँ से आ गया भाई? कहीं पर भी अगर एक लड़ाई होती है तो एक उस पर हम खड़े होते हैं। इस बात का हमको आज भी विचार करने। धन्यवाद राजेश जी। विराजमान स्टेज मेरे बहुत ही होनहार साथी, जैसे हर व्यक्ति ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिन्होंने पिछले 10 साल से जो एक लो जला रखी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड विकास त्रिपाठी जी, केसरवानी जी, तमाम पल्स परिवार से जुड़े हुए सभी सीनियर साथीगण, मेरे सामने बैठे मातृशक्ति महिलाएं, प्यारे साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक उम्मीद जरूर करता हूँ कि आपने जो समय हमें दिया है, जो आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज़ जो आज आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसका सदुपयोग आप जरूर करके जाएं। मुझे पता है शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, पिछले 10-12 साल से पूरा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैं ये जानता हूँ और समझता हूँ कि मेरी आज कही गई एक एक बात पूरे हिंदुस्तान तक सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगी। हो सकता है मैं अपने वक्तव्य में कई बार भावुक होकर के, कई बार कानून से बाहर जा कर के, अपनी मर्यादाओं से बाहर भी आदमी चला जाता है, कानूनी गैर कानूनी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने आया हूँ साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। त्रिपाठी जी मन से, आत्मा से जुड़े हुए हैं पल्स में, और यहाँ आज जितने भी साथी आए हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि जिनका ज़मीर जिंदा है वो ही यहाँ बैठे हैं। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आप सबको कि मैं मनदीप काजला यहाँ कोई संगठन बनाने नहीं आया हूँ। मेरे एक सीनियर साथी ने कहा मैं यहाँ मेरी कोई रोजी रोटी पकाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको एक विश्वास दिलाने आया हूँ कि जब तक भंगू साहब का नाम इस दुनिया में है, आपका पैसा नहीं मरेगा। त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि भंगू साहब के रूप में आए हैं। साथियों, उस शख्सियत के आगे मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, कोई मायने ही नहीं रखता हूँ। सुबह हमारी जब बात चल रही थी तब भी मैंने ये चीज़ें कही थी, आज भी आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँ, मैं मनदीप काजला, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार। हिसार में मेरा एक छोटा सा गांव है फरांसी। नॉर्मल किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे सगे चाचा जी श्री सीताराम काजला जी, जैसे यहाँ भी आपने टॉप सीनियरों के नाम सुने होंगे, क्योंकि कानपुर मैं जानता हूँ नेशनल टॉपर रही है हमेशा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस आप लोगों ने किया है। मैं कल ट्रेन में सोच रहा था कि आज मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पल्स को सबसे बड़ा व्यवसाय दिया जिन लोगों ने, उन लोगों से आज मुझे मिलने का मौका मिला है। साथियों, आपने सुना होगा सोशल मीडिया में बहुत लोगों से, बहुत से संगठन, बहुत से लोग जो मेरा विरोध करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये तो कंपनी का डायरेक्टर है, बहुत लोग कहते हैं ये तो मैनेजमेंट का आदमी है, बहुत से लोग कहते हैं ये तो भंगू साहब का आदमी है। हर तरह की बातें आती हैं ना, आपने सुनी भी होंगी। साथियों, मैं बचपन से जुड़ा हूँ इस कंपनी से। मेरे चाचा सीताराम काजला जी 1985 में इस कंपनी से जुड़े थे। मैं जब इतना सा था, जैसे त्रिपाठी जी बचपन से जुड़े हैं, मैं भी बचपन से जुड़ा हूँ इस कंपनी से, और मैंने मेरी आंखों के सामने इस कंपनी को फलते फूलते और इतना विशालकाय रूप लेते हुए देखा है, जिसका आज भी मैं दावा करता हूं दोस्तों, पूरे विश्व में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जितनी मजबूती पल्स में आज भी है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको साथ और शेयर करना चाहता हूं। मैं 2002 में जब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उस टाइम मैंने पल्स को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा ग्रेजुएशन करने के बाद एक किसान के बेटे क्या करेगा, बेरोजगारी का आलम था।
तो मुझे लगा भैया इस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने देखा मेरी आंखों के सामने एक कंपनी जब इतना अच्छा व्यवसाय कर रही है, इतना अच्छा कैरियर लोगों को दे रही है, तो मैंने भी इस कंपनी में अपना कैरियर देखा, मुझे भी ये कैरियर नज़र आया। साथियों, मैं 2002 में जुड़ा पल्स में। 2013, 14, 11, 12 सब एपिसोड आपके सामने हुआ। वो एपिसोड मेरे सामने भी हुआ। किसी ने 50 खाते कर रखे होंगे, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रखा होगा, किसी ने 2 करोड़ का। मेरी 55 से 60 हज़ार एजेंटों की टीम थी। लीगल इलीगल सारी बात करूँगा, 750 से 800 करोड़ रुपए का व्यवसाय हम लोगों ने पल्स में लगा रखा है। और बिजनेस कहाँ करता है आदमी? अपने नियर एंड डियर अपने लोगों का। 28 से 30 लाख रुपए मेरा खुद का पल्स कंपनी में लगा हुआ है। मेरा भी पैसा आज रुका हुआ है। उसी पैसे को वापस लेने के लिए आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा पास्ट आप सब जानते होंगे, शायद बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे जूनियर साथी भी हैं। देखिए, पल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? 1983 में भंगू साहब ने कंपनी बनाई पल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड, जो बाद में पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड के रूप में आई। 5 लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई थी। उन 5 में से भंगू साहब ने इस कंपनी को संभाला, कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाया। बहुत से लोग इसमें से निकल के बाहर गए। एक ने गोल्डन फॉरेस्ट बनाई, नाम सुना होगा आपने। किसी ने गोल्ड माइन बनाई, किसी ने एवरग्रीन बनाई, तो किसी ने नीलगिरी बनाई। और सब कंपनियां उस दौर में ही फेल हो चुकी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, उन कंपनियों की जो देनदारी जो चुकाई वो भंगू साहब ने चुकाई। ये सच्चाई है। जब पल्स जनरल फाइनेंस में आए, फिर पीजीएफ बना। उसके बाद आप सब जानते हैं 1991 में डंकल प्रस्ताव आया, 191 देशों में समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान होगा। उसी के तहत भारत सरकार ने एक संस्था गठित की कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए, सेबी। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, शॉर्टकट में आपको बताऊँगा। सेबी जब 1991 में गठन हुआ तो सेबी ने देखा मार्केट में कंपनियां किस तरीके से क्या क्या और कहां काम कर रही हैं। उसी दौरान पीजीएफ के कारोबार को देखते हुए, बढ़ते हुए बिजनेस और व्यवसाय को देखते हुए, इनकी एक्टिविटी देखते हुए सेबी ने 1992 में पीजीएफ को नोटिस दिया। सभी सीनियर साथी गवाह हैं इस बात के कि आप जो काम कर रहे हैं वो CIS कर रहे हैं, कलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हैं, चिट फंड प्रकार से आप काम कर रहे हैं। अपने व्यवसाय को आप बंद करें या मॉडल चेंज करें। उस नोटिस का जवाब देते हुए पीजीएफ हाई कोर्ट गया चंडीगढ़, क्योंकि पीजीएफ कहाँ से रजिस्टर्ड थी? चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड थी, इसीलिए वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए। उसके बाद साथ में ग्राहकों का पैसा सेफ रहे, ग्राहकों को हम पैसा वापस दे पाएं, और फील्ड में काम करने वाले फील्ड साथियों को उनका कैरियर कंटिन्यू रखा जाए, उसके लिए एक स्पोर्ट में कंपनी बनाई गई PACL 1996 में। सब जानते हैं, पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरवंत एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। बाद में PACL लिमिटेड बना, PACL इंडिया लिमिटेड बना, फिर PACL लिमिटेड बना। सब प्रक्रियाएं आपको ज्ञान है। जब 1996 में PACL बना तो 2 साल बाद PACL को भी सेबी का नोटिस आ जाता है कि आप भी कोई रियल एस्टेट नहीं कर रहे हैं, आप भी CIS कर रहे हैं पब्लिक के साथ, आप अपना व्यवसाय बंद करें। अब PACL पीजीएफ में जो हमारी कमियां रही वो मैनेजमेंट ने नो डाउट PACL में फुलफिल की थी। बाकायदा पहले ज़मीनें खरीदी गई, एग्रीमेंट के थ्रू कस्टमर को हम प्लॉट अलॉटमेंट के माध्यम से प्लॉट के अगेंस्ट पैसा लेना शुरू किया। IPP CDPP प्लान, नाम चेंज, मॉडल, पूरा रियल एस्टेट सेटअप तैयार किया गया था PACL में। फिर भी सेबी का नोटिस आया। सेबी के नोटिस के अगेंस्ट PACL गया जयपुर हाई कोर्ट, क्योंकि PACL रजिस्टर्ड कहाँ से थी? जयपुर से। वहाँ जयपुर में PACL गया, PGF गया चंडीगढ़। 2002 में आपको अगर याद हो, जुलाई 2002 में PGF हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस हार जाती है। हाई कोर्ट चंडीगढ़ कहता है कि PGF रियल एस्टेट नहीं कर रही है, इनका बिजनेस मॉडल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये रियल एस्टेट में काम कर रही हो, ये CIS कर रहे हैं, आप अपना कारोबार बंद करो। 2 महीने बाद तकरीबन फरवरी 2003 में हाई कोर्ट जयपुर का जजमेंट आता है
सेबी वर्सेस पीएसीएल मैटर में बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरुण जेटली जी लीगल हायर थे या लीगल वकील थे या एडवाइज़र थे, वो आज क्या कुछ नहीं कर रहे। उस समय थे वो लोग, उस समय वो वकील थे, एडवोकेट थे पीएसीएल की तरफ से। और जयपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आता है कि पीएसीएल का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो क्या है, रियल एस्टेट है, ये कंपनी सही काम कर रही है, ये सीआईएस में नहीं आती है, ये सेबी के पैरामीटर्स में इसको नहीं लिया जा सकता। तो जब पीएसीएल का ऑर्डर हमारे फेवर में आता है तो आपको ध्यान होगा पीजीएफ की तमाम प्रॉपर्टियां पीएसीएल में ट्रांसफ़र की गई, ब्रांचें रातों रात हमने पीएसीएल में चेंज किया, पूरा फील्ड पूरा सिस्टम, ये कानून से हट के बात कर रहा हूँ आपके साथ में, किया गया था ना, हमने ही किया था। अब जब पीएसीएल अपना बिजनेस कर रही थी कंटिन्यू, उसी दौरान जब चंडीगढ़ का ऑर्डर आया पीजीएफ के अगेंस्ट, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पीजीएफ कहाँ आता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि जी हमारी कहीं ना कहीं चीज़ों की अनदेखी हुई है, हमने भी रियल एस्टेट किया है, लोगों को प्लॉट दिए हैं, पैसा दिया है, हमारे पास ज़मीनें हैं, बिजनेस मॉडल हमारा रियल एस्टेट है, अच्छे से इसको देखा जाए। जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है पीएसीएल के फेवर में, उसको चैलेंज करने के लिए सेबी सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि जी हाई कोर्ट जयपुर का जो है जजमेंट सही नहीं हुआ है, पीएसीएल रियल एस्टेट नहीं करती, सीआईएस ही करती है। उस मामले को लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये मामले चलते चलते जब हाई कोर्ट जयपुर ने हमें कहा कि पीएसीएल रियल एस्टेट कर रही है और सही काम कर रही है, जिसके बलबूते पे पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति किया। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें साथियों, 2010-11 में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय आप लोगों ने किया था, हमारे ग्राहकों ने, हम लोगों ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश पीएसीएल को दिया था, जो किसी भी बैंकिंग सिस्टम में भी इतना व्यवसाय नहीं होता था। अब इसी दौरान आपके सामने ग्वालियर एपिसोड आया, मध्य प्रदेश का, आपको याद होगा, वहाँ कुछ भेड़ बकरियों की कंपनियों को रोका गया, पीएसीएल के ऑफिस को ताला लगा दिया गया, रातों रात मीडिया में और चीज़ें आई, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा, जिसको पैसा चाहिए वो ले जाओ। उसके बाद राजस्थान का एपिसोड हुआ कंटिन्यू, भंवरी कांड आपको याद होगा, राजस्थान का कैबिनेट मिनिस्टर का मामला था। चलो इन चीज़ों को हम छोड़ें, चलते चलते फरवरी 2013 में पीजीएफ के मैटर में बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसी दौरान ये कहा जाता है सेबी की तरफ से कि जी पीजीएफ और पीएसीएल अलग नहीं है, पीजीएफ और पीएसीएल एक ही कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल वही है, इन्होंने सीआईएस किया है पब्लिक के साथ, इनको रोका जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई करी जाए। पीजीएफ के वकील में ओवर कॉन्फिडेंस में कहें या उनका खुद का अपनी तरह जैसे हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि जी पीजीएफ अलग है, पीएसीएल अलग है, हमारा पीएसीएल से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको फिर भी नहीं जचता हो आप सीबीआई जांच करवा लो। अब उस कॉन्फिडेंस लेवल को कोर्ट के जज ने एक ही लाइन लिखी कि ठीक है, इनकम टैक्स और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। फरवरी 2013 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आप अगर कहें मेरे पास सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बात करता हूं हमेशा लॉजिकली करता हूं, जो रियल है, जो फैक्ट्स हैं मेरे पास, अनलॉजिकली बात मैं कभी नहीं करता, हवाओं में बातें नहीं करता कि हम सरकार को झुका देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को गिरा देंगे, हम सेबी की धज्जियां उड़ा देंगे, नहीं, जो लीगल है हम उसी पे चलेंगे। जब सीबीआई की जांच की बात आती है, ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट से, सीबीआई इनकम टैक्स अपना कार्रवाई करना शुरू किया। अब जब सीबीआई की जांच आती है तो इन्वेस्टिगेशन पीजीएफ की चली, और वो इन्वेस्टिगेशन घूमते घूमते, क्योंकि फील्ड एसोसिएट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, मैच्योरिटियाँ पीएसीएल से पीजीएफ की हुई, प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र हुई, तो लिंक टू पीएसीएल हो गया, आपकी अकाउंट सीज कर दिए गए, प्रॉपर्टियाँ सीज कर दी गई, पीजीएफ पीएसीएल पूरे पल्स समूह की, आपके सामने सब एपिसोड। फरवरी 2014 में 19 फरवरी 2014 को सीबीआई एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, 22 फरवरी 2014 को तमाम डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट सब सीज करने की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। साथियों, उससे पहले की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, बहुत से लोग कह देते हैं कि कंपनी ने टाइम से नहीं संभाला मामले को। जब ऑप्टिंग आउट हो रहा था
तो पूरे हिंदुस्तान में कंपनी ने यही कहा था ना कि अगर किसी को चाहिए तो पैसे ले जाओ। क्यों कहा, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। एक फाइनेंशियल ईयर में PACL ने 9368 करोड़ रुपए का ऑप्टिंग आउट किया था। ऑप्टिंग आउट आप समझ रहे हैं ना, ऑन द स्पॉट पेमेंट किया था एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ साथ मैं हमेशा जो है कंपनी के मैनेजमेंट के, DM के, BM के, हर व्यक्ति के, शुरू से ही मेरी आदत है, मैं टच में रहा हूँ। मैं कोई कोर कमेटी का मेंबर नहीं था, हो सकता है यहाँ कोई सीनियर बैठा हो कोर कमेटी का मेंबर, लेकिन मैं कोर कमेटी के मीटिंगों में घुसता था जाके, ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट क्या है, उनकी नीयत कैसी है, उनकी सोच क्या है, आगे वो कितना लेके हमें जा सकते हैं। कोर कमेटी की मीटिंग में उस समय बहुत हल्ला हुआ था, जो कोर कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हैं जानते होंगे। तो भंगू साहब ने कहा था कि आप वेट करो, हम प्रॉपर्टियाँ, जो मेन प्रॉपर्टियाँ बड़ी बड़ी जो हमारी जल्दी निकल सकती हैं, हम फंड अरेंज करके PACL की लायबिलिटी हम बहुत जल्दी जीरो कर देंगे। भट्टाचार्य ने उसमें कहा था कि हमें ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्टिंग आउट खुला रहेगा। क्यों कहा कि उस समय कंपनी के पास 15,000 करोड़ रुपए लिक्विड मनी पड़ा था। उस कॉन्फिडेंस में हमें ज़मीन बेचने की, प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्फिडेंस में कि जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में था। इस कॉन्फिडेंस में कि हमारे पास फील्ड एसोसिएट मजबूत है, मैनेजमेंट मजबूत है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी था, और साथ में भंगू साहब उनके साथ पीछे थे, वो उनका सबसे बड़ा विश्वास था। उस कॉन्फिडेंस में वो चीज़ें हुई। चलते चलते जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, अकाउंट सीज कर दिए गए, तो हाथ पैर तो बांध दिए मैनेजमेंट के, वहीं पैसा कैसे दे, प्रॉपर्टियां सीज, अकाउंट सीज। इसी दौरान अगस्त 2014 में सेबी का 92 पेज का आता है ना नोटिस कि आपने CIS किया है, आप पब्लिक से पैसा लेना, अपना बिजनेस बंद करिए और अगले 3 महीने में पैसा वापस लौटाएं ग्राहकों का। साथियों, मामला दे दिया 49,100 करोड़ का। CBI ने हाईलाइट किया, सेबी ने हाईलाइट किया कि इतना पैसा PACL ने कलेक्ट किया है। 1996 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2014 क्लोजिंग मंथ तक का उन्होंने डाटा उठाया कि इतना पैसा कलेक्ट किया है। वापिस भी तो दिया है ना हमने, वो कहीं आज तक फिगर नहीं आई। तो मामला क्या हो गया, 50,000 करोड़ का हो गया मामला, तो और ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अब उन चीज़ों को लेकर के जब सेबी का ऑर्डर हुआ हमारे अगेंस्ट, मतलब कस्टमर के भी अगेंस्ट कहूँगा मैं, क्योंकि मैनेजमेंट को बांध दिया, कस्टमर को पैसा कौन देगा, मैनेजमेंट ही देती। उसके अगेंस्ट सेट कोर्ट में हम मुंबई गई PACL। आपको याद होगा उस एपिसोड में कोई अनिल चौधरी डायरेक्टर आया, वो अनिल चौधरी मेरे ही जैसा था, सेम। मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं, मेरे में और अनिल चौधरी जी में कोई फर्क नहीं, लेकिन पीछे बैकबोन क्या थी, भंगू साहब की थपकी थी, बेटा ये पकड़ पैसा, ये यहाँ से अरेंज करेंगे, तू ये एफिडेविट दे, हम पैसा देने को तैयार हैं। आपको याद है सेट कोर्ट में 7200 करोड़ रुपए का एफिडेविट दिया था, PACL मैनेजमेंट ने दिया था ना, कि ये पकड़ो जी 7200 करोड़ रुपए ऑन द स्पॉट देंगे, हमें 2 साल का टाइम दिया जाए, हम प्रॉपर्टियां बेच करके ग्राहकों का एक एक पैसा लौटा देंगे। याद होगा आपको। अब सेट कोर्ट में भी देखिए, हर संगठन, हर व्यक्ति जो पल्स के ग्राहकों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है वो तो वो जाने, लेकिन जो लड़ रहा है वो मेरे लिए सम्मानित है। उस समय संगठन का नाम था AISO, झंडा उठा रखा था सुनंदा कदम मैडम ने, और उस समय सेट कोर्ट में 200-250 लोगों को लेकर के AISO का बैनर उठा करके सेट कोर्ट में हल्ला जाके किसने किया, सब जानते हैं क्या, कदम मैडम ही गए थे। उन्होंने जाके हल्ला किया। जो कोर्ट एग्री था मैनेजमेंट PACL के पक्ष में फैसला देने के लिए, साहब ने सारी तैयारियां कर रखी थी, फंड कैसे अरेंज करेंगे, कैसे हम ग्राहकों का पैसा देंगे, उस सेट कोर्ट में जाके हल्ला करके PACL के अगेंस्ट फैसला आता है कि नहीं भाई, सेबी ने जो कहा आप 3 महीने में ही पैसा दें। किसने किया, हमने किया। क्यों किसी का नाम ले, हमने किया, क्योंकि 10 दिन बाद हिसार में ही मनविंदर जी थे उस टाइम, AISO के प्रेसिडेंट हंसराज जी थे, उन लोगों ने मीटिंग की
काजला जी भी उस मीटिंग में थे, प्रहलाद सैनी जी भी थे, सीनियर साथी जो जानते हैं, उन सब ने मीटिंगें की और मनविंदर जी ने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि जी हमने सेट कोर्ट में जाके हल्ला कर दिया, मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने एक ही चीज़ कही, भाई तुमने हल्ला नहीं कर दिया, तुमने भट्ठा बिठा दिया कस्टमर का। साथियों, व्यक्तिगत और दिल से बता रहा हूं, उस दिन से लेके आज तक मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, मैं किसी संगठन के किसी धरने में नहीं गया, मैंने कहीं लोगों को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब जो आगे जो अग्रणीय लोग हैं उन्हीं की सोच में कुछ समझ नहीं आ रहा उन लोगों को, उनको भी लीगल पॉइंट का अगर नहीं पता है, उनको भी नहीं पता कि चीज़ों को कई बार एडजस्ट करके हमें रास्ते निकालने होते हैं, तो फिर ग्राहक का हित तो हो गया। उसके बाद एपिसोड आता है फरवरी 2016 का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि RM लोढ़ा रिटायर्ड CGI की अध्यक्षता में कमेटी बनाई दी गई और CBI को बोल दिया तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको हैंडओवर करो, ये प्रॉपर्टियां बेच के ग्राहकों का पैसा वापस देंगे और अगले 6 महीने में आप रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को। यही ऑर्डर हुआ था। चलो, हमारी वहाँ थोड़ी सी किस्मत ठीक ये रही कि इस कमेटी के अध्यक्ष, पूरा देश गालियाँ देता है, मैं कहता हूँ कि एक ईमानदार आदमी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसकी वजह से आज भी मैं विश्वास से कह सकता हूं आप लोगों के बीच में कि हम ग्राहकों का पैसा वापस मिलेगा। एक वजह। उसके बाद जब लोढ़ा कमेटी की पहली रिपोर्ट आती है, पहली रिपोर्ट लोढ़ा कमेटी की क्या कहती है कि PACL के ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो CBI ने सीज करे हैं, तकरीबन 29,192 प्रॉपर्टियां थी, इनकी जो कलेक्टर रेट वैल्यू है, जिन रेटों में ये खरीदी गई हैं, वो लगभग 11,369 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी तो कंपनी के पास 11,000 करोड़ की है और देनदारी 50,000 करोड़ की, खा गए पैसा हमारा कैसे मिलेगा। कहते हैं ना, आज भी कहते हैं जिन लोगों के, जिन संगठनों के आप जिक्र करते हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी का भी, आप समझते जाएं साथ के साथ। साथियों, वो 29,000 प्रॉपर्टियां, यहां से मेरे पॉइंट शुरू होंगे, अब नोट करने वाली चीजें। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई लगभग 11,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। अब वो प्रॉपर्टियां हमने 90 में खरीदी, 95 में, 2000 में, 2005 में, 10 में, कभी भी। अब अगर 29,000 प्रॉपर्टियां 11,000 करोड़ की हैं, तो उसके अगेंस्ट PACL की तरफ से, मतलब PACL भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि भंगू साहब की तरफ से एक प्रपोजल गया उस स्टेटस रिपोर्ट के अगेंस्ट, जिसमें लोढ़ा कमेटी ने कहा जी प्रॉपर्टियां 11,369 करोड़ रुपए की है और ये बड़ी मुश्किल से कितने की बिकेगी, 7263 रुपए की मैक्सिमम बिकेगी, 7200 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। आप रिपोर्ट उठा के देख लेना, एक एक चीज दूंगा मैं आपको। उसके अगेंस्ट भंगू साहब ने PACL के डायरेक्टरों से कहा कि आप इसको चैलेंज करो। हमने प्रपोजल दिया, मैनेजमेंट ने प्रपोजल दिया कि आप हमारी प्रॉपर्टियां 7200 की दे रहे हो, हम आपको 15,000 करोड़ रुपए इन प्रॉपर्टियों के अगेंस्ट देंगे, आप हमें 1.5 साल का टाइम दे दो। दिया था। उसके बाद अरे खैरे नथु खैरे आए सुप्रीम कोर्ट में, मनदीप काजला ने दे दिया जी मैं 20,000 करोड़ दे दूंगा। बुरा मत मानना, त्रिपाठी जी जाके एफिडेविट देते हैं जी मैं 25,000 करोड़ दे दूंगा, कोई कहता है मैं 30,000 करोड़ दे दूंगा, कोई कहता है मैं 50,000 करोड़ दे दूंगा। हमने उन तमाम प्रपोजल देने वालों के बायोडाटा जब निकाले ना, तो उन कंपनियों की वर्थ 4,000 रुपए से ज्यादा किसी की नहीं निकली। और हमने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, जब पार्टी उस टाइम जनलोक प्रतिष्ठान आ चुका था सुप्रीम कोर्ट में, इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो पार्टी है कोर्ट में, हमने हमेशा उनके माध्यम से तमाम वो डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मुहैया करवाई कि भैया इस प्रॉपर्टी, इस कंपनी के पास तो 4,000 रुपये नहीं है, 50,000 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम प्रपोजल कैंसिल करवाए। फिर PACL ने कितना दिया, 18,000 करोड़ का प्रपोजल दिया, याद है आपको। तब लोढ़ा कमेटी ने कहा कि भाई PACL का प्रपोजल तो ठीक है, लेकिन हम PACL और PACL के डायरेक्टरों का अंडरटेकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। PACL अगर इसके साथ सरदार निर्मल सिंह भंगू का अंडरटेकिंग लगाए तो हम प्रपोजल स्वीकार करने को तैयार हैं।
साथियों उस समय भी कौन कहता है बंगू साहब ने जिम्मेवारी नहीं ली? उस समय भी बंगू साहब ने अपना अंडरटेकिंग हॉस्पिटल और जेल में होने के बावजूद दिया कि पीएसीएल के प्रपोजल के साथ मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं और हम 23,000 करोड़ रुपए इन प्रॉपर्टियों के अगेंस्ट देंगे और लास्ट कस्टमर तक के पैसे की जिम्मेवारी हम लेने को तैयार हैं, है ना? उन प्रपोजलों का विरोध किसने किया? आप ही के संगठनों ने। क्यों? मंशा गलत थी। अब उन प्रपोजलों का विरोध करने के बाद रातों रात उन्हीं के वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जी पीएसीएल को छोड़ो, एआरसी अपॉइंट कर दो। एसेट रिकवरी कंसल्टेंट कंपनियां होती हैं। अब एआरसी भी दुनिया जान की आई। अब मेरे को लगना पड़ा उन एआरसी के पीछे, देखूं भाई त्रिपाठी जी की एआरसी कितनी मजबूत है, इनकी कितनी है, इनकी कितनी है। उनके पल्ले कुछ नहीं। हमने उनका विरोध किया, वो डिस्पोजल ऑफ करवाए। इसी दौरान साथियों बीच में एक चीज और कहना चाहूंगा, 2017 में लोढ़ा कमेटी ने तमाम प्रॉपर्टियां ऑक्शन पे निकाली थी, एक एक प्रॉपर्टियां ऑक्शन पे थी। उन प्रॉपर्टियों में सेबी ने 113 प्रॉपर्टियां बेची थी। आपको ध्यान होगा कितने में? सिर्फ 83 करोड़ में, 83 करोड़ में। आप रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। अब वो 113 प्रॉपर्टियां 83 करोड़ में गई और उनमें से 12 एकड़ जमीन गई पीएसीएल की, दिल्ली की। और दिल्ली वो जमीन है साथियों लगभग 584 एकड़ जमीन, जिसका 2011 में डीडीए दिल्ली गवर्नमेंट 55,000 करोड़ रुपए देने को तैयार थी सिर्फ दिल्ली की जमीनों में। 584 एकड़ में उनमें से 12 एकड़ चली जाती है और 113 प्रॉपर्टियों के रुपए आते हैं सिर्फ 83 करोड़। हमने उन 113 प्रॉपर्टियों में एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक पार्टी से लगवाए 150 करोड़, बाकायदा प्रपोजल दिया। जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा कि जी इन्होंने 113 प्रॉपर्टियां बेची हैं 83 करोड़ में, जबकि एक प्रॉपर्टी उनमें से 150 करोड़ की है। अगर ये इस तरीके से प्रॉपर्टियां बेचेंगे तो हम ग्राहकों का पैसा कौन देगा? या तो सेबी जिम्मेवारी ले ले कि पीएसीएल के लास्ट ग्राहक तक को हम पैसा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं, वो फ्री दे दे, हमारा पैसा सेबी दे दे। तो उसी ऑब्जेक्शन की वजह से सेबी को वो ऑक्शन रोकनी पड़ी। रातों रात दिल्ली से हेड ऑफिस सेबी चला गया लोढ़ा कमेटी। और उसी दौरान साथियों ये तमाम एपिसोड हुए। उसी दौरान अप्रैल 2018 का एक ऑर्डर मैं आपको याद दिलाता हूं, जिसमें सेबी की आईए पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएसीएल का लगभग 2800 करोड़ रुपए ब्रोकरों को गया हुआ है, उसको सीबीआई और पीएसीएल मिलके रिकवर करें। कितना? 2800 करोड़। ब्रोकरों का मतलब डीलरों को प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए गया हुआ था। लोगों ने क्या कहा? एजेंटों को एडवांस दे रखा है, एजेंटों को पकड़ो, क्योंकि जिसको जितनी समझ है वो उतनी करेगा। अब वो 2800 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए पीएसीएल के डायरेक्टरों ने खूब नोटिस दिया। त्रिपाठी जी आपको 50 करोड़ दे रखे हैं, शुक्ला जी आपको 150 दे रखे हैं, भाई साहब को 200 दे रखे हैं, आप पैसा वापस जमा करवाओ। नोटिस जाने के बाद उन्होंने 20-30 रुपए अंडर टेबल सेबी को भी दिया, पीएसीएल के डायरेक्टरों को भी दिया, फाइलें दबगी। आज तक उस 2800 करोड़ में से 28 रुपए भी रिकवर नहीं हुए। छोटा सा एग्जांपल दूंगा उसमें से मैं आपको। प्रताप सिंह खचरिया साहब हैं, राजस्थान के कोयला मिनिस्टर थे शायद वो कांग्रेस सरकार में। वो कहते हैं कि सरकार की गलत मंशा की वजह से ईडी से रेड मरवा रहे हैं, ईडी को तोता बना के मेरे पीछे लगा रहे हैं, जबकि साथियों हकीकत ये है कि पीएसीएल के 70 करोड़ रुपए आज भी उसमें बकाए हैं 2009 के। अब उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई स्टार्ट हुई, आप शायद मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, मेरे लैपटॉप में वो कंप्लेंट भी पड़ी है। मैंने एक कस्टमर से, आप में से एक कस्टमर को उठाया, कंप्लेंट मैंने ड्राफ्ट की, उसकी पॉलिसी की फोटोकॉपी लगा के उसके साइन करवा के मैंने स्पीड पोस्ट टू सीबीआई किया कि इस बंदे के पास पीएसीएल के 70 करोड़ रुपए हैं। ये अप्रैल 2018 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इससे 70 करोड़ रुपए रिकवर करवाए जाएं या फिर इसकी 70 करोड़ रुपए की खरीदी हुई संपत्ति लोढ़ा कमेटी में अटैच की जाए। इसी दौरान साथियों जब 29,000 प्रॉपर्टियां सीबीआई ने सीज करके लोढ़ा कमेटी को दी,
2017 के मिड की बात है। भंगू साहब IVY हॉस्पिटल में थे, आप सब जानते हैं। मैं तब भी उनसे मिलता था, जेल में भी मैं जाके उनसे मिलता था कि एक आदमी को थोड़ा सा हौसला रहे कि तेरे साथ है कोई, वो उसी हौसले पे लड़ता रहे। साथियों, उस समय भी लगभग 14,553 और नई प्रॉपर्टियों की लिस्ट PACL के डायरेक्टरों के माध्यम से CBI और लोढ़ा कमेटी को सौंपी गई थी। अब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, 29,000 प्रॉपर्टियां लोढ़ा कमेटी कहती है 11,000 करोड़ में खरीदी। 2,800 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि ब्रोकरों से रिकवर करना है। मानते हैं मेरी बात? उसके अलावा 14,500 नई प्रॉपर्टियां अटैच कर दी गई। टोटल होगी लगभग 45,000 प्रॉपर्टियां। अब आप एक चीज़ समझिए कि 29,000 प्रॉपर्टियां अगर 11,000 करोड़ में खरीदी तो वो 15,000 भी कम से कम 5-6 करोड़ में तो खरीदी होंगी। 2,800 करोड़ रुपए वो रिकवर करना। एक प्रतीक कुमार नाम का व्यक्ति है जिसके पास PACL का 4522 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन मैटर बॉम्बे चल रहा है, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के यहाँ, और उस आर्बिट्रेशन मैटर को हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट लेके आने वाले हैं कि भाई जब मामला PACL से जुड़ा है, उस व्यक्ति के पास हमारी 4,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, उनको अटैच किया जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सा है साथियों, अगर 29,000 प्रॉपर्टियां जब सीज की और CBI कहती है कि इनकी आज मार्केट वैल्यू कितनी बताई थी, आपको याद है? 1,85,000 करोड़ ना, याद आपको? आज भी। अब यही मैटर चलता रहा साथियों। 2021 में चलते चलते लोढ़ा कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमने ये प्रोसेस अडॉप्ट कर लिए हैं। सारे प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद हम प्रॉपर्टियां बेच करके ग्राहकों को उतना पैसा नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था, हमें और तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसमें उन्होंने 2 तरीके बताए। एक तो इन प्रॉपर्टियों को हम डिस्ट्रिक्ट को एक क्लस्टर मान करके डिस्ट्रिक्ट वाइज बेचते हैं। दूसरा दिया कि एक स्टेट को हम क्लस्टर मान करके पूरे स्टेट की प्रॉपर्टी एक पार्टी को बेचें, एज इट इज़ वेर इट जैसी भी है। तीसरा ऑप्शन दिया कि हमारे पास आज तक इन प्रॉपर्टियों में से 1,000 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिनके सबसे ज़्यादा खरीदार आए हैं, EMD आई हैं जिनकी, तो क्यों ना हम सबसे पहले उन क्रीम प्रॉपर्टियों को बेचते हैं जिनके खरीदार ज़्यादा आए हैं। मतलब उन्होंने ऑप्शन दिए। ये कमेटी की रिपोर्ट 2021 की है, ये ध्यान रखना। इसी दौरान साथियों एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा 2018 जुलाई का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, लुधियाना, बठिंडा और मोहाली 3 प्रोजेक्ट लैंड हैं हमारे, जहां आपके यहाँ पल्स रॉयल गार्डन जो बना था स्पोर्ट्स सिटी, इसी तरह सेक्टर काटे हुए हैं लुधियाना, बठिंडा और मोहाली में। क्योंकि लोढ़ा कमेटी के पास पैसा आएगा तो बांटेगी। उनके पास पैसा कौन सा आया? 30 करोड़ की गाड़ियां बिकी, 83 करोड़ की प्रॉपर्टियां बिकी, 427 करोड़ रुपए फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आया। वो कैसे आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जहां से 500 करोड़ आना था 2018 में, 2022 में आके आया 427 आया, कम होके आया। क्यों? क्योंकि वहां भी हम लड़ रहे थे भाई, समझ रहे आप, हम लड़ रहे थे वहां भी, इसीलिए ये नुकसान होता गया। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहाँ सुबह मेरी बात चल रही थी त्रिपाठी जी और इन सब से कि मैंने जब इस कंपनी को सोचा समझा और इसके अंदर मैंने झांकने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की, तो एक समय था मुझे ये लगता था कि PACL की 10% प्रॉपर्टियां बेचने के बाद भी हमारी देनदारी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा अंदर गया, मुझे लगने लगा यार 10% ज़्यादा है, किसी एक स्टेट की प्रॉपर्टियां भी हम बेच करके ग्राहकों का पैसा हमारा वापस मिल जाएगा। और थोड़ा इसको समझा मैंने तो समझ में ये आई कि भैया इसमें किसी भी ज़मीन तो क्या 1 इंच भी प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता था, तमाम संगठनों से मैंने चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ कही है कि आप एक हो जाओ, एक मत में आप काम करो, और आप सिर्फ एक विचारधारा में अगर आप काम करेंगे तो ग्राहकों का पैसा मिलेगा। और वो विचारधारा थी साथियों सरदेव भंगू साहब।
मैंने कहा अगर ये आदमी, आप सिस्टम से काम करो, ये आदमी मेरे को 1 साल के लिए दे दो, 1 इंच जमीन नहीं बेचेंगे और पूरे ग्राहकों का 5-5 पैसा वापस देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे सिस्टम ने हमने काम कर रखा है साथियों। फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 लोगों के पास, आज हिंदुस्तान में सिर्फ 5 से 7 लोगों के पास PACL का 10 से 12 हजार करोड़ रुपए गया हुआ है। प्रॉपर्टियां छोड़ दो सारी, आर्बिट्रेशन छोड़ दो, सारी चीजें अलग छोड़ दो पल्स ग्रुप की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 5 से 7 लोगों के पास 10 से 12 हजार करोड़ रुपए गया हुआ है। अगर उनकी प्रॉपर्टियां अटैच करके उनका भी 10% बेचते हैं तो कंपनी की बेचने की जरूरत ही कहां पड़ेगी। आज भी अगर तरीके से काम किया जाए साथियों, बहुत कुछ हो सकता है। 2021 की जो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट को चलते 4 साल हो चुके थे। सारे संगठन कह रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आपके सामने, सबने संगठन भी बनाया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पूरे हिंदुस्तान के ग्राहकों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं साथियों। मैं हमेशा से अकेला चला हूँ, अकेला लड़ता आया हूँ शुरू से। 2021 में आते आते शशि धीमान जी अम्बाड़ा से, उन्होंने, वो इन संगठनों के साथ थे, मेरे हमेशा विरोधी थे। उन्होंने कहा काजला जी आप अकेले घूम रहे हो, अकेला घूमना ठीक नहीं है, आप सीधा लड़ रहे हो सबसे, इससे अच्छा है आप एक संगठन रजिस्टर्ड करवा लीजिए और उसमें आप 20-30-50 लोगों को भी जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा भी एक संगठन है। कहीं भी आप, हम कहीं कंप्लेंट करते हैं, हम एक संगठन के नाम से जाते हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई करेंगे एक संगठन के नाम पे करेंगे। आज सेबी में भी जब हमारे संगठन का लेटर जाता है, लोढ़ा कमेटी में, CBI में जाता है ना, रोंगटे खड़े होते हैं। हम लीगल कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हमने ये संगठन बनाया पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट 2021 में। उससे पहले की भी अगर बात करूं, सभी संगठनों का जिक्र आया। मैंने एक एक संगठन के तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग मिलके 2020 में एक गुहार लगाई कि मुझे आप अपने संगठन में कोई भी पदाधिकारी बना लो। सबसे पूछ लेना आप, चाहे फ़ोन करके, किसी जिन लोगों का आपने नाम लिया है मीटिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा कि आप मुझे कोई भी पदाधिकारी बना लो अपने संगठन में, अपना सिर्फ मुझे लेटर ऐड दे दो, मैं मोहर आपकी स्टैंप लगा के साइन करके मैं कहीं दे पाऊँ, इतना सा मुझे पद दे दो और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बाकी काम मैं जानूँ, मेरा काम जाने। किसी भी संगठन ने साथियों मेरी इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब जाके मैंने ये रजिस्ट्रेशन एक संगठन का करवाया। और लीगल लड़ाई की अगर हम बात करें, आपको 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा। शुरुआत में विटलसी, सबने सुना है, विटलसी मार्केटिंग लिमिटेड, 2017 की बात है। योगेश आर जैन डायरेक्टर थे, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। करजत में, बॉम्बे में 52 एकड़ ज़मीन विटलसी के नाम, उसमें से उस बंदे ने 48 एकड़ ज़मीन बेच दी, योगेश जैन ने। मुझे पता लगा, क्योंकि मीडिया है अपना एक्टिव, व्हाट्सएप पे सब बता देते हैं कि काजला जी ऐसे ऐसे विटलसी ने ज़मीन बेच दी। मैं साहब के पास गया कि साहब ऐसे ऐसे बात है। अब साहब का विश्वास कि यार जैन ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी पूछो आप काजला जी। मैंने फ़ोन मिलाया, जैन साहब राम राम नमस्ते, वो करजत वाली ज़मीन बेची है जी आपने? बोले नहीं, मतलब ही नहीं है जी, जबकि रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास है। मना कर दी। मैंने साहब से बात करवाई तो कहता है सर हाँ थोड़ी ज़रूरत थी, ये विटलसी की लाइबिलिटी थी, वो थी, करके बहाने उसने हाँ कर ली। फ़ोन कटते ही साथियों, फ़ोन कटते ही साहब ने मुझे कहा कि काजला हमारी कंपनी की कोई 1 इंच ज़मीन भी बेचता है और वो अगर ये कहता है कि मुझे बंगू साहब ने कहा, तो भी आप खींच के लो, कार्रवाई करो, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिरसा में एक ज़मीन बिकी 2017 में, जिक्र आया कि बंगू साहब के दामाद ने बेची है, क्योंकि बेचने वाले किसी ना किसी का नाम लेते हैं ना कि बंगू साहब को खर्चों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। मेरे को तो उनके दामाद ने बोला, उनके दोस्त ने बोला, उनकी बेटी ने बोला, उनके फला ने बोला, ढिमके ने बोला, वो लोग उनके नाम पे ज़मीनें बेचते रहे। मैंने पूछा साहब ऐसे ऐसे है? बोला मनदीप मैंने तेरे को बोल रखा है ना बेटा, मेरा भी नाम हो ना, पीछे मत हटना। मैंने साथियों उसकी कंप्लेंट करी। 2018 में लगा था मैं FIR करवाने,
पूरे हिंदुस्तान में आज मैंने 18 से 20 FIR करवा रखी हैं। अटैचमेंट की बात करूं, विटल सी में मैं खुद एडिशनल डायरेक्टर गया। वो ज़मीन बिकने के बाद एडिशनल डायरेक्टर जाने के बाद कंपनी से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, कागजात लिए। जनलोक प्रतिष्ठान जन कल्याण ट्रस्ट है गुजरात से, हर्षद चक्रवर्ती जी, मेरी मेल से मैंने उनको सारे मेल करे उनको डॉक्यूमेंट्स, और मैंने कहा साहब इसको लेटर हेड पे लिखो और सीधा लोढ़ा कमेटी को दो। उन्होंने वो कंप्लेंट की जन कल्याण ट्रस्ट गुजरात ने, और उनकी कंप्लेंट पे विटल सी को पूरा अटैच लोढ़ा कमेटी ने PACL के साथ किया। वो मेरी कंप्लेंट पे हुआ। PIPL को मैंने अटैच करवाया, पैरामेट को मैंने अटैच करवाया। अनगिनत, आप मेरा लैपटॉप उठा के देखोगे, पिछले 10 साल से हजारों एकड़ जमीनें मैंने अटैच करवाई हैं। काफ़ी सारी कंपनियां मैंने अटैच करवाई हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी संगठन हैं, एक संगठन खड़ा होकर मुझे ये कह दे कि मैंने जी उस जमीन की गैरकानूनी बिक्री पे एक भी FIR पूरे हिंदुस्तान में किसी ने करवाई हो, एक भी लीगल एक्शन ग्राहक हित में उन्होंने किया हो, एक भी ऑर्डर आज तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने करवाया हो, खुला चैलेंज है। तो किस बात के संगठन भाई, किस बात की ग्राहक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। उनके पीछे की उनकी मंशा क्या है वो जाने। साथियों, 2021 की लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पे मेरी संगठन ने आईए फाइल की। हमने कहा कि जी स्टेट वाइज ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं लेगा। 1000 प्रॉपर्टियाँ करीम आप बेच दोगे तो बचे हुए को कौन खरीदेगा। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑक्शन करवाइए। 8 अगस्त 2024 को अपने संगठन की 2 आईए इम्प्लीमेंट और डायरेक्शन पे ये ऑर्डर हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉपर्टियाँ बेची जाएं। उस पे काम करते हुए लोढ़ा कमेटी ने पहला ऑक्शन का अलॉट निकाला था, दूसरा निकाला, अब तीसरा आया है। दूसरे में सोनीपत की लगभग 82 एकड़ ज़मीन, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 800 से 1000 करोड़ है, लेकिन वो 567 करोड़ में बिकी है। मैंने कहा चलो जो 100 रुपये की चीज़ अगर 60-70 रुपये आ रहे हैं, 80 रुपये आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि इस माहौल में हमारी संपत्तियों को बेचना बड़ा, समझ रहे हैं आप। सिरसा की पूरी ज़मीन बिकी, अंबाला की बिकी, मेवात की बिकी। तकरीबन 650-700 करोड़ रुपए पिछली ऑक्शन में लोढ़ा कमेटी के पास जमा हुआ है। 10 साल में कमेटी के पास इकट्ठा हुआ था सिर्फ 1030 करोड़ रुपए जो बांटे गए हैं। इस ऑक्शन में 750 करोड़ रुपए, आपने वेणुगोपाल की वो वीडियो सुनी है सुप्रीम कोर्ट वाली, सेबी का वकील कहता है ना 730 करोड़ रिकवर हुआ है जी हमारा, मतलब 730 करोड़। अब ये जो तीसरा ऑक्शन आया है, इसमें मेरा मानना है कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए की संपत्तियां इसमें जाने वाली हैं। अगर कम जाती है तो हम उस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे। एक्चुअल मार्केट वैल्यू में अगर प्रॉपर्टियां बिकी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पैसा आए ग्राहकों को बटे। अगर कम में जाएगा तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे और एक्चुअल मार्केट वैल्यू देने वाले ग्राहक हमारे पास आएंगे, हम लोढ़ा कमेटी में ले जाएंगे, पैसा जमा करवा के प्रॉपर्टियां बेच के एक एक ग्राहक का 5-5 पैसा दिलाएंगे साथियों। इसी बीच जिसका कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था वो दुखद घटना हुई थी पीछे 25 अगस्त 2024। सरदेव भंगू साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं कहता हूं, मैं दिल से अगर बात करूं, मैं डे 1 से लड़ रहा हूं और आज भी विश्वास से कहता हूं कि हम ग्राहकों का पैसा वापस लेके रहेंगे और मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उस दिन मुझे लगा कि भैया अब हम गए, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद भंगू साहब ही सदा से थे कि भंगू साहब जब तक है ना कस्टमर का पैसा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस दिन आएंगे 6 महीने में ग्राहकों का पैसा लौटाएंगे, इतना मैं हमेशा वादा करता था लोगों से। वो उम्मीद हमारी परमात्मा ने नहीं छोड़ी। पीजीएफ और पीएसीएल के समितियों को, तमाम जांच एजेंसियों को मदद करते हुए हर ग्राहक का 5-5 पैसा दिलाने के लिए वचनबद्ध है। साथियों, इस दौरान यहां लड़ाई इंटरनल चल रही थी। 20 तारीख की मीटिंग हुई, दानगढ़ जी ने दिल्ली में मीटिंग रखी,
मैंने डायरेक्टली टू बी फ्रैंक बोला है उनको, सब ये साथी थे वहां, कि आप मदद कर रहे हो एमडी पीएसीएल सुखदेव सिंह की, जो पीएसीएल का 5 पैसा भी देने की इच्छा नहीं रखता। आप मदद कर रहे हो गुरमीत सिंह और भट्टाचार्य की, जिन्होंने पहले सैकड़ों कंपनियां गबन कर करके लोगों का पैसा हड़प कर रखा है। मैं मदद कर रहा हूं भंगू साहब की और उनके परिवार की, जिसने गोल्डन फॉरेस्ट का पैसा लौटाया, गोल्ड माइन का पैसा लौटाया, एवरग्रीन और नीलगिरी कंपनियों का पैसा जिस व्यक्ति ने लौटाया हो, मैं उस व्यक्ति की सपोर्ट और मदद करता हूं, क्योंकि वही एक ऐसा संगठन, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी गोत है जो हमारे ग्राहकों का पैसा भी वापस करेगी। साथियों, ये सच्चाई है। सब लोगों ने उन लोगों की मदद करी जो एंटी भंगू साहब परिवार चले। वो डायरेक्टर जो हमेशा विरोध में रहे, पंजाब का प्रपोजल उन्होंने नहीं होने दिया। पीएसीएल ने जो प्रपोजल दिया भंगू साहब की अंडरटेकिंग के साथ कि हमें 2 साल का टाइम दिया जाए, हम ग्राहकों का पैसा लौटाएंगे, जो पैसा 2018-19 में हमारा वापस आ जाना चाहिए था, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आया कि पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह हैं, डायरेक्टर उसके दोस्त थे जो खा पी करके आज जाके विदेशों में बैठ चुके हैं। कहाँ है पीएसीएल के डायरेक्टर? थोड़ी देर पहले एक सीनियर साथी बोल रहे थे कि पीएसीएल की मैनेजमेंट की भी मदद ली जाए। आ जाओ पीएसीएल की मैनेजमेंट सामने मेरे, आप ले लो पीएसीएल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी। कहाँ है पीएसीएल? कहाँ है मैनेजमेंट? एकमात्र व्यक्ति आज भी है साथियों, और वो बरिंदर कौर भंगू है, जो ग्राहकों की मदद कर सकती है और पैसा दिला सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी का मैटर आपको पता है? ईडी के मैटर में भंगू साहब के दामाद को तिहाड़ में डाल दिया ईडी ने, नोटिस निकाल दिया, बरिंदर कौर के पीछे पड़ी है कि हम इसको भी अरेस्ट करेंगे। क्यों? सिर्फ इतना गुनाह है कि वो भंगू साहब की बेटी है। क्या गुनाह है भाई उसका? कि उसने पब्लिक नोटिस निकाला कि मैं ग्राहकों का पैसा वापस दिलाऊंगी। क्या गलती है उसकी? कि सेबी ने भी, गवर्नमेंट की जांच, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने भी ये नोटिस दिया है कि भंगू साहब के बाद इनका दायित्व किसका है? बेटियों का और उनकी घरवाले का है। ये गुनाह है ना उनका। हैं वो एक्चुअल हकदार इस प्रॉपर्टी के, हैं वो हकदार हमारे एक एक पैसे के, हैं वो हकदार इस सम्मान के कि आज भी हम उन्हें सरदे कह सकते हैं साथियों। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, आज भी एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पल्स, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पैसा आएगा। और उम्मीद नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम ग्राहकों का पैसा वापस आएगा। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे पता है शुक्ला जी ने मेरी सारी चीजें आज पूरे हिंदुस्तान में जरूर फैला दी होंगी। हर संगठन के तमाम पदाधिकारियों से मैंने बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के ये कहा है कि अगर हम पूरे पीएसीएल की बात करें, 50,000 करोड़ का मामला है, उससे छोटी हमारी देनदारी क्या है? पीजीएफ लिमिटेड कितनी है? 306 करोड़। उस पे अलग कमेटी बैठी है, विक्रमाजीत सेन कमेटी है ना, जिसमें 100 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं। देनदारी बची कितनी? 206 करोड़। 206 करोड़ में कमेटी कहती है कि 250 करोड़ रुपए अगर कोई जमा करवा दे तो हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। उससे छोटी अगर हम लायबिलिटी और देनदारी की बात करें तो हम सब साथियों ने पैसा लगा रखा है लोटस में, किसान में, मैसमेरिक में, मैक हाउस में, याद आपको या भूल गए? पराक्रम में, नवकेतन में। किसी की 20 करोड़ की देनदारी, किसी की 30, किसी की 50, है ना। इनमें से एक सोसाइटी है लोटस एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 2018 में, 2 मिनट आपके और लूंगा, 2018 में लोटस सोसाइटी के सीईओ एंड डायरेक्टर हरे राम शाह, जो शुरू से इस सोसाइटी को संभाल रहे हैं, आज पहली बार उनके खिलाफ बोलूँगा मैं। उन्होंने अपना कंटिन्यू काम कर रहे थे, भंगू साहब के कहने पे उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। पीजीएफ के बचाव में पीएसीएल बनाई, और पीएसीएल में कस्टमर को सेव करने के लिए छोटी कंपनियां बनाई थी। एपिसोड क्या हुआ आप सब जानते हैं।
लोटस सोसाइटी में 128 करोड़ रुपए हम ग्राहकों का लगा हुआ है, जिसके पास समालखा में 66 एकड़ जमीन है, पुष्कर में 12 बीघे एक है, 62 बीघा एक जमीन है। 66 एकड़ जमीन लोटस सोसाइटी की समालखा में। साहब ने 2017 में कहा था कि ये ज़मीन बेच दो, जो पैसा आए एफडी करवा दो, कस्टमरों का धीरे धीरे करके पैसा वापस कर दो। नहीं माने। 2018 में पंजाब के कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी, प्रेशराइज किया गया, हु अल्लाह किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, कोई एक आदमी आ जाए फील्ड को संभाल ले, कस्टमरों को संभाल ले, हम अगले 4-6 महीने में ज़मीनें बेच करके लोगों को पैसा वापस दे देंगे। साथियों, 2018 में साहब के दिशा निर्देश पे मैं लोटस सोसाइटी में डायरेक्टर आया। मैंने पब्लिक को संभाला, क्योंकि कस्टमर मेरे कॉन्फिडेंस में 5-6 स्टेटों के सारे। मैंने उनको थोड़ा बोला कि थोड़ा आप टाइम दें, हम इसको कर रहे हैं मैनेज। साथियों, 2019 मार्च में हमने उन ज़मीनों का एग्रीमेंट किया 1 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से। 66 करोड़ आने थे, कस्टमर की देनदारी क्लियर हो जाती। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीते, हरे राम शाह की नीयत खराब। वो ना तो रजिस्ट्री करवा रहे पार्टी को, और ना पार्टी से जो 8-10 करोड़ रुपए बयाने के ले रखे, ना वो ग्राहकों को वापस बांट रहे, ना पार्टी को वापस दे रहे। मैंने उनको लेटर लिखा कि भाई मैं बतौर निर्देशक डायरेक्टर मैंने ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है, या एग्रीमेंट कैंसिल करो, या पार्टी को पैसे वापस दो, या ये पैसा ग्राहकों को बांटो। उसी लड़ाई के दौरान मैंने 2020 में सोसाइटी को रिजाइन दिया, 2021 में ये संगठन बनाया। आज ग्राहकों का साथ देते हुए मैंने लोटस सोसाइटी के तकरीबन 1200-1300 ग्राहकों को पैसा पिछले 1 से 1.5 साल में दिलवाया है। लोटस सोसाइटी के ग्राहकों का, लोटस सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर कर दूंगा। लोटस सोसाइटी जैसे यहाँ किसान है, हमारे यहाँ लोटस सोसाइटी थी। अब लोटस सोसाइटी की अगर बात करूं साथियों, मैं खुद उसमें डायरेक्टर, कस्टमर से एफआईआर लोटस पे करवा रहा हूं, मतलब मेरे ही खिलाफ करवा रहा हूं। समझ सोच सकते हैं आप, कोई आदमी अपने खिलाफ एफआईआर करवा के ग्राहकों को पैसा दिलवाएगा? है किसी सीनियर में हिम्मत, किसी डायरेक्टर में हिम्मत? नहीं ना। मैंने वो काम किया है। उसके बाद रिजाइन दिया, ये संगठन बनाया, और संगठन के बलबूते पे मैंने तमाम संगठनों को बोला कि लोटस की देनदारी है 130 करोड़, आज बची है वो मुश्किल से 85 से 90 करोड़। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। 66 एकड़ जमीन समालखा, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 4 से 5 करोड़ पर एकड़ है। 4 से 5 करोड़ पर एकड़, तो 66 एकड़ का टोटल वैल्यू कितना हुआ? 250 करोड़ मान ले। 4 एकड़ के हिसाब, 4 करोड़ के हिसाब से भी लगाएं, 250 करोड़। मैंने कहा ये जमीनें बेचो, 250 करोड़ रुपए पार्टी से अपने अकाउंट में लोटस में लो। अगर कस्टमर 10 साल इंतजार कर सकता है तो मेरे हिसाब से हम 6 महीने और इंतजार कर सकते हैं ना, कर सकते। चे पड़े हैं, भंगू को जेल में डालो, भंगू को फांसी लगा दो, भंगू के परिवार को फंसा दो, तब ये 10 साल लगे हैं, नहीं तो नहीं लगता इतना समय। आज भी जैसे ही ईडी से बेल पे आएंगे चीज़ें ठीक होंगी। मैं आपको टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूं, उनके आने के बाद ही इस समस्या का समाधान 1000% होगा और हम ग्राहकों का 5-5 पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, 8 अगस्त 2024 को हमारे संगठन की आईए पे ऑर्डर हुआ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉपर्टियाँ बेचने का। उसके बाद मोहाली पंजाब के 2 सेक्टर हैं, 100 और 104, भटिंडा के प्लॉट होल्डर, उनका नोटिस निकाल दिया कमेटी ने कि जी ये लिस्ट दे रखी है, ये प्लॉट होल्डर कंपनी ने दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई प्लॉट होल्डर है तो आप हमें कागजात भेज दें, हम उनको कंसीडर करेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे। कुछ कस्टमरों ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी फाइनल लिस्ट कमेटी ने बनाई, साइट पे डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी, और साथ में अपना एक सजेशन दे दिया कि इन प्लॉट होल्डरों में अगर कोई पीएसएल का एजेंट है तो उसका प्लॉट हम कैंसिल करेंगे। क्यों भाई, हमारे खून पसीने की कमाई नहीं थी क्या? वो कौन सा ऐसा साथी है जो पीएसएल का एजेंट नहीं और पीएसएल की कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी हो? हमारी मेहनत की कमाई से है ना वो प्लॉट।
अगला दे दिया कि जिनका 50% से कम अगर पैसा जमा है तो उसको हम अगले 3 महीने में, जिस दिन ये प्रोजेक्ट बिकेगा अगले 3 महीने में उसको पैसा वापस देंगे। अब केसरवानी जी ने, भाई साहब ने, अभी एक भाई साहब थे ना जिन्होंने 7-8 प्लॉट खरीद रखे हैं, आज से 15 साल पहले 25-30 लाख रुपए लगा रखे हैं, और उनको कमेटी आज ये कहते कि जिस दिन ये प्लॉट बिकेगा उसके अगले 3 महीने में हम आपको डिपॉजिट अमाउंट वापस देंगे। अच्छा लगेगा? मैंने बतौर संगठन सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करी, उस चीज़ का विरोध किया है। पिछली डेट पे मैंने जो वीडियो डाली थी आपने देखा, मोना मैडम एक सीनियर एडवोकेट अपीयर हुई हैं और उन्होंने यही पक्ष रखा है कि जिस भी व्यक्ति ने पैसे दे करके प्लॉट अलॉट करवा रखा है और इस सेक्टर में प्लॉट ले रखा है, उसकी बकाया पेमेंट आप लें और उसको प्लॉट दें। सिंपल। उसी पे अगली डेट पे ऑर्डर होना है। साथ के साथ मेरी सुनने में और नज़रों में ये आ रहा है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पूरे पंजाब में प्रॉपर्टियों का इंस्पेक्शन करवा लिया है और एक रिपोर्ट बना करके लोढ़ा कमेटी से कंटिन्यू मीटिंग कर रही है, और वो कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट कि हमारे स्टेट में जितनी भी पीएसएल की संपत्तियां हैं हम ले लेंगे और आपको 2500 करोड़ रुपए दे देंगे। अकेला मोहाली में 3200 एकड़ जमीन जिसकी कलेक्टर वैल्यू 9,500 करोड़ है। पंजाब के सिर्फ 3 प्रोजेक्टों पे 2017 में पंजाब गवर्नमेंट 10,000 करोड़ दे रही थी, और वो कह रहे हैं कि पूरे पंजाब का हम कितना दे देंगे? 2500। क्यों भाई, क्यों? उस चीज का पूरा विरोध करने अगली डेट पे मैं और मेरा संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम सीधा स्टैंड लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑक्शन होनी है उस ऑक्शन में बेचें, जो मैक्सिमम प्राइस दे उस ग्राहक को आप प्रॉपर्टी दें, और पंजाब से तकरीबन 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और ग्राहकों को पैसा वापस दिलाएंगे। साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, बातें बहुत हैं, कम पड़ जाएगा समय हमारे पास। आप लंबे समय से बैठे हैं, तंग भी हो गए होंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यहाँ कोई संगठन बनाने नहीं आया, आपको कोई पद देने नहीं आया, आपको कोई पदाधिकारी बनाने नहीं आया। आज तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में, मैं गुजरात में भी जाता हूँ, मीटिंगें कई हैं, मैंने महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मैंने कभी किसी कस्टमर को ये नहीं कहा कि आप दिल्ली आ जाना, बम्बई आ जाना या चंडीगढ़ आ जाना। मैंने कभी उनको ये भी नहीं कहा कि कभी मेरे से मिलने भी आ जाना ना। किसी व्यक्ति को, किसी साथी को परेशान मैं नहीं करूँगा। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। हर ग्राहक के 5-5 पैसे को वापिस पल्स ग्रुप में से दिलवाएंगे। कोई सोसाइटी हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, हर चीज़ में हम काम कर रहे हैं। पीजीएफ की कमेटी को भी बाकायदा मैंने लेटर लिख दिया है कि पीएसएल 50,000 करोड़ का मामला है, 1,000 करोड़ रुपए उसने बांटे हैं। आपका 250 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ अकाउंट में पड़े, बांटो। कम से कम पीजीएफ के ग्राहकों का तो पैसा वापस आए, कुछ तो हमें राहत मिले। हम ये कह सकें कि भाई पीजीएफ का पैसा दे दिया है वापस, पीएसएल का भी मिलेगा। एक विश्वास, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हम सब में आए, इसी चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूं। साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः यहाँ मौजूद तमाम साथियों का, मातृशक्ति महिलाओं का, विशेष करके केसरवानी जी और त्रिपाठी जी का और तमाम सीनियर्स का मैं तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैंने सिर्फ इतना कहा, लोटस, किसान, नवकेतन, पराक्रम, आपकी मैसमेरिक, मैकहाउस, पीजीएफ, पीएसएल, किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ ग्राहक मेरा मेंबर बनना चाहता है, मेरे साथ आना चाहता है, मेरा मेंबरशिप फॉर्म भरे, साइन करे, साथ में अपनी पॉलिसी, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, बैंक की कॉपी, और अगर उसकी कोई समस्या है तो वो लिखित में मुझे दे दे। सिर्फ ये करके मेरे एड्रेस पे, ट्रस्ट के एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर दें। इससे ज्यादा मुझे आपका कोई साथ नहीं चाहिए, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये फॉर्म जो निकाल के दिखा रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से सर्कुलेट हो रहा आप लोगों के पास, फोटो पूरी बिल्डिंग के साथ में होगी। जिंदाबाद।
क्या आभास हुआ आपको? कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या उम्मीद कुछ बन रही है? क्या लग रहा है कि ये जो मनदीप काजला जी हमारे बीच आए हैं कुछ सकारात्मक करेंगे? आपसे आपके ग्राहक होने का प्रमाण के लिए एक फार्म आपसे मांग रहे हैं भरने के लिए। उसका कोई पैसा तो नहीं ले रहे, कोई सदस्यता शुल्क तो नहीं ले रहे। ये अपने आप में अहम बात है कि नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका कागज ले रहा है ताकि पता चले कि आप ग्राहक हैं। तो इसलिए हम लोग उनके साथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? निवेशक एकता, निवेशक एकता, अपना पैसा लेके रहेंगे।